हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारा इमल्सन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन क्या है, इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होता है और स्टोरेज ऑफ इमल्सन क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन क्या है। द इमल्सन शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। जो हमारा इमल्सन है वो हमारा स्टेबल रहना चाहिए उसके स्टोरेज के दौरान। दैट इज़ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंटिन्यूस फेज। मतलब कि जो हमारा डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स है वो हमारा कंटिन्यूस फेज में अच्छे तरीके से समान रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहना चाहिए। The following three changes usually occurs during the storage of an emulsion। इमल्सन के स्टोरेज के दौरान उसमें हमें तीन तरीके के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। पहला है क्रैकिंग, दूसरा है क्रीमिंग और तीसरा है फेज़ इन्वर्सन। इन तीनों चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स्ड एंड कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज का अलग अलग हो जाना ही क्रैकिंग कहलाता है। ड्यू टू द कोलेसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ग्लोब्यूल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स्ड बाय सेकिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स है उनमें कोलेसेंस हो जाता है, यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज ग्लोब्यूल्स है वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और वो हमारा कंटिन्यूस फेज से अलग हो जाते हैं और फिर इनको वापस दोबारा रीडिस्पर्स्ड करना काफ़ी मुश्किल है। क्रैकिंग में अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्रैकिंग होने के कुछ रीजन्स भी होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। बाय एडिशन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप। अगर हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे लेकिन अगर वो अपोजिट टाइप का यूज़ कर लेंगे तो इसके वजह से हमें क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। बाय डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। अगर जो हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट है अगर वो डिकम्पोज हो जाए यानी कि ख़राब हो जाए या फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाए तो इसके वजह से भी हमें क्रैकिंग देखने को मिलता है। बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। अगर हम लोग कॉमन सॉल्वेंट का यूज़ कर ले तो उसके वजह से भी हमें क्रैकिंग देखने को मिलेगा। बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा इमल्सन में किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसके वजह से हमें क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग इमल्सन का प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा टेम्परेचर में या बहुत ही कम टेम्परेचर में रख देंगे तो उसके वजह से भी हमें क्रैकिंग देखने को मिलेगा। बाय क्रीमिंग। क्रीमिंग के वजह से भी हमें क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। क्रीमिंग क्या है ये हमारे आगे आएगा। ये हो गया हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब होता है सिंपल डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज का अलग अलग हो जाना ही क्रैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रीमिंग क्या होता है। क्रीमिंग में बी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म ए थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। क्रीमिंग में क्या होता है, क्रीमिंग में जो हमारा डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स है वो हमारा ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगते हैं इमल्सन में और इमल्सन के सरफेस में जाके एक थिक लेयर बना देते हैं। क्रीमिंग इज़ ए टेम्पररी फेज because it can be redistributed by mild shaking और स्टीयरिंग टू गेट अगेन ए होमोजीनियस इमल्सन। क्रीमिंग जो है ये हमारा एक टेम्पररी फेज है क्योंकि इसको हम लोग माइल्ड शेकिंग और स्टीयरिंग करके वापस से हम लोग इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर हमें एक होमोजेनियस इमल्सन मिल जाएगा। द फैक्टर अफेक्टिंग क्रीमिंग आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टोक्स लॉ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्रीमिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, इसके लिए हमारा एक लॉ दिया गया है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है V इजकल टू 2r² d1 माइनस d2 इंटू जी बाई 9 ईटा। इसमें हमारा V है रेट ऑफ क्रीमिंग, R है रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, D1 है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, D2 है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ईटा है विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। ये हो गया हमारा क्रीमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं फेज इन्वर्सन मतलब क्या होता है। फेज इन्वर्सन मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्सन इनटू अदर टाइप, that is O by W emulsion changes into W by O type of emulsion and vice versa। इमल्सन का एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाना ही हमारा फेज इन्वर्सन कहलाता है। इसमें हमारा O by W इमल्सन अगर W by O टाइप ऑफ इमल्सन में कन्वर्ट हो गया या फिर W by O टाइप ऑफ इमल्सन हमारा O by टाइप ऑफ इमल्सन में कन्वर्ट हो गया तो उसे ही हम लोग फेज इन्वर्सन कहेंगे। फेज इन्वर्सन होने का रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। by the addition of an electrolyte, by changing the phase volume ratio, by temperature change,
बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर हम लोग इमल्सन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे या फिर जो फेज़ वॉल्यूम रेशियो दिया गया है उसको चेंज कर देंगे या फिर टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंजेस कर देंगे या फिर जो इमल्सिफाइंग एजेंट बोला गया है उसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो इन सब की वजह से हमें फेज़ इन्वर्सन दिख सकता है। ये हो गया हमारा पूरा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। क्रैकिंग, क्रीमिंग और फेज़ इन्वर्सन। क्रैकिंग मतलब होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज़ और कंटिन्यूस फेज़ का अलग अलग हो जाना ही क्रैकिंग कहलाता है। क्रीमिंग मतलब डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स का अपवर्ड मूवमेंट हो जाना और इमल्सन के सरफेस में एक थिक लेयर बनाना हमारा क्रीमिंग कहलाता है। और फेज़ इन्वर्सन यानी कि इमल्सन का टाइप में चेंज हो जाना, यानी कि O/W टाइप ऑफ इमल्सन का W/O टाइप में हो जाना या फिर W/O टाइप ऑफ इमल्सन का O/W टाइप में हो जाना ही फेज़ इन्वर्सन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है। द एजेंट्स विच स्टेबलाइज द इमल्सन आर कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। वैसे एजेंट्स जो कि इमल्सन को स्टेबल करके रखता है उसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। द इमल्सिफाइंग एजेंट reduces the interfacial tension between two phases, that is oily phase and aqueous phase। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, जो हमारा दो फेजेस है ऑयली फेज और एक्वास फेज, उन दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को कम करने का काम करता है और इन दोनों को कुछ समय के लिए मिसिबल करके रखता है। ये हो गया हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट कितने टाइप्स का होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, तीसरा है सिंथेटिक, चौथा है इनऑर्गेनिक और पांचवा है अल्कोहल। नेचुरल में हमारा 3 तरीके का होता है। पहला है प्लांट सोर्सेस, दूसरा है एनिमल सोर्सेस और तीसरा है मिनरल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में हमारा गम अकाशिया, ट्रागाकांत, आगार और स्टार्च आता है। एनिमल सोर्सेस में विसवैक्स, जिलेटिन, वुलफैट है। मिनरल सोर्सेस में बेंटोनाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सेमी सिंथेटिक सोर्सेस में हमारा मिथाइल सेलुलोज है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है। सिंथेटिक सोर्सेस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एनायनिक, दूसरा है कैटायनिक, तीसरा है नॉन आयोनिक और चौथा है एम्फोलाइटिक्स। एनायनिक में हमारा होता है सोप्स ऑफ डाइवेलेंट मेटल्स, सोडियम लोराइल सल्फेट। कैटायनिक में हमारा है सेट्रीमाइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड। नॉन आयोनिक में है ट्विंस। एम्फोलाइटिक्स में है डोसेसाइल एलामाइन। चौथा हमारा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेंटोनाइट। लास्ट है हमारे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हमारा आता है कार्बोवैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल्स और लेसिथिन। ये हो गया इमल्सिफाइंग एजेंट्स का टाइप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है उसमें हमारा क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ रहना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स में कैपेबिलिटी होना चाहिए जो दो इमिसिबल लिक्विड है उन दोनों के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम कर सके। इट शुड बी कंपेटेबल विथ अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इमल्सन। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वह हमारा कंपेटेबल होना चाहिए और भी अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि हमारा इमल्सन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमारा पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्टेबल। ये हमारा केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल चेंज ना हो जाए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इनटू द कंटिन्यूस फेज फॉर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वो हमारा कितना कैपेबल होना चाहिए कि वो जो है वो हमारे डिस्पर्स्ड फेज से ग्लोब्यूल्स को कंटिन्यूस फेज में सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिला करके रखे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ इमल्सन क्या है। स्टोरेज ऑफ इमल्सन में 3 पार्ट है। पहला है कंटेनर, दूसरा है लेबलिंग और तीसरा है स्टोरेज। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेनर क्या है। कंटेनर किस तरीके का होना चाहिए। द इमल्सन शुड बी पैक्ड इन कंटेनर हैविंग एन सफिशिएंट एयर स्पेस अबव द इमल्सन। इमल्सन को हमें ऐसे कंटेनर में पैक करना चाहिए जिसमें कि सफिशिएंट एयर स्पेस रहे, यानी कि ऊपर का कुछ हिस्सा खाली रहे, क्योंकि ऊपर खाली रहेगा तभी हम उसको अच्छी तरीके से सेक कर पाएंगे। सो एज टू परमिट प्रॉपर सेकिंग बिफोर इट्स यूज़।
मेटेलिक क्लोजर शुड बी अवॉइडेड। इमल्सन के कंटेनर में जो हम लोग क्लोजर यूज़ करेंगे यानी कि जो हमारा ढक्कन रहेगा वो हमारा मेटेलिक नहीं होना चाहिए। वाइड माउथड एम्बर ग्लास बॉटल आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरेज ऑफ इमल्सन। जो हमारा वाइट माउथड एम्बर कलर ग्लास का जो बॉटल्स होता है वो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट माना गया है इमल्सन के स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट, लेबलिंग। ए लेबल सेक वेल बिफोर यूज इज रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड ऑन द बॉटल। इमल्सन का जो बॉटल है उसमें हमारा एक लेबल लगा हुआ रहना चाहिए सेक वेल बिफोर यूज का। नेक्स्ट, स्टोरेज। एन इमल्सन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, हाई टेम्परेचर और फ्रीजिंग। इमल्सन को हमें अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए और इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट से, हाई टेम्परेचर से और फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। द इमल्सन आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस। इमल्सन को हमें एक कूल प्लेस में अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट इमल्सन।